हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला एजुकेशन। मेरा नाम है सौरभ आर्य और मैं वेलकम करता हूं आप सबका इस चैनल पे। आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी मोर देन 80% स्टूडेंट का ये डाउट है कि सर ये कॉलेज में एडमिशन होता कैसे है। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक सिर्फ एक ऐसा बोर्ड था जो कि कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं लेता था, सिर्फ वो सीबीएसई के मार्क्स के बेसिस पे आपका एडमिशन लेता था, वो था दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो कि अब से ऐसा नहीं करने वाला है। यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट DUCET होने वाला है, जिसमें कि आपको इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक स्टूडेंट था जिसने 99 स्कोर किया सीबीएसई बोर्ड में, एक स्टूडेंट था जिसने 90 ही स्कोर किया, और जो 99 वाला पर्सन था उसके एंट्रेंस में अच्छे मार्क्स नहीं है, लेकिन जो 90 वाला है उसके एंट्रेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उसके चांसेस ज्यादा बनेंगे। हालांकि आपके सीबीएसई में 90 है लेकिन आपके एंट्रेंस में अच्छा है, तो दोनों की क्राइटेरिया को रखा जाएगा। हर कॉलेज अपना अलग अलग क्राइटेरिया रखेगा कि आपको एंट्रेंस को कितना वेटेज देना है, लेकिन हर कॉलेज एंट्रेंस को बराबर वेटेज देने वाला है, यानी कि अच्छा खासा इंपॉर्टेंस एंट्रेंस का होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन है, जिनको भी अगर DUCT और CUCT के बारे में नहीं पता है तो प्लीज इस वीडियो को देखिए। मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीजें, यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स, फी, एग्जाम फी, एप्लीकेशन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सेक्शनल क्वेश्चन, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एंड कट ऑफ, मतलब कि हर एक चीज को डिस्कस किया है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, जीरो हुआ, तो भी आपको पूरी अच्छी तरह से डिटेल मिलेगा कि ये क्या है, कैसे वर्क करना है, और आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेगी कि कैसे आपको आगे पढ़ाई करनी है। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, आज ये स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो ये रहा आपका पहला स्लाइड। जैसा कि आप देख पा रहे हो, CUCT का फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि इंडिया लेवल पे आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा। अब इसमें और क्या क्या बेनिफिट है सर, एक बार ये देख लेते हैं। आप जैसे कि यहां देख लो, ये क्या है, CUCT 2022, ठीक है। एप्लीकेशन जो है, अच्छा इसके डेट्स के बारे में आगे बात करेंगे। जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक लाइन को डिस्कस करना मुश्किल है, इसीलिए मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको रेड से हाईलाइट कर दिया है, ताकि आप जब पढ़ो तो आपको भी एक ओवरव्यू मिल जाए कि कहां से मुझे सीधे सीधे डायरेक्टली पढ़ना है और इंफॉर्मेशन मिल जाए। नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्टेड बाय वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एवरी ईयर, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करवाता है, जैसा कि हमने फुल फॉर्म में भी देखा है। अब इसके अंदर अगर आपने ये पेपर को कंडक्ट किया तो आप कितने कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं? आप 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, 4 स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं अक्रॉस द इंडिया। यहां पे इंडिया लिख लीजिए, अक्रॉस इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर आप 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी और 4 स्टेट यूनिवर्सिटी में आप इस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, यानी बहुत वास्ट स्कोप है। ओके, नाउ अब चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लगाए हैं मैंने, ये डेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेट सारे टेंटेटिव है, कभी भी फिक्स डेट नहीं होगा। टेंटेटिव डेट मतलब कि सब्जेक्ट टू चेंज, यानी ये बदल सकते हैं, लेकिन एक ओवरव्यू लेने के लिए आपको दिमाग में आइडिया हो जाएगा। चेंज होगा तो 1-2 दिन का चेंज होता है, उससे ज्यादा चेंज नहीं होता है। जैसे कि आपके फॉर्म जो है रिलीज हो जाएंगे थर्ड वीक ऑफ मार्च, यानी थर्ड वीक ऑफ मार्च से आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे CUCT के और DUCET के, ठीक है। सबमिशन, फॉर्म सबमिशन कब तक होगा? 2nd वीक ऑफ अप्रैल, यानी कि आपके पास अच्छा खासा टाइम होगा फॉर्म सबमिट करने के लिए। अब बात करते हैं फी एक्सेप्ट के, लास्ट डेट होगा 4th ऑफ अप्रैल, जो कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लो कि कैसे कैसे है, ठीक है। एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा 2nd वीक ऑफ मई को। CUCT एग्जाम आपका हो जाएगा 3rd वीक ऑफ मई को, यानी अगर आप ध्यान से देखो 26 ऑफ अप्रैल से आपका बोर्ड का पेपर शुरू हो रहा है, यानी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा CUCT यानी एंट्रेंस एग्जाम के तैयारी के लिए। तो आपको साथ साथ में प्रिपरेशन लेके चलना होगा। डोंट वरी, मैं लास्ट में स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा कि किस पे आपको कितना फोकस करना है, और मेरा श्योर है कि अगर आपने स्ट्रेटजी को फोकस किया तो आप एक अच्छा कॉलेज ले लोगे, ठीक है। चलिए, यानी 3rd वीक ऑफ मई को है, देन आंसर की रिलीज हो जाएगा। ये जो है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, जो आपको इन्फॉर्मेशन लगता है पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट था वो सब मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है। सर फी स्ट्रक्चर अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं ना, तो अगर आप किसी भी कैटेगरी से, तो आपको 1000 से ज्यादा नहीं लगने वाला है, और अगर आप SC/ST हो तो आपको देख लो 350 और 450, इससे ज्यादा फी नहीं है, ठीक है। और PWD एप्लीकेशन है, PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से हो तो आपके लिए निल है, कुछ फी नहीं है। यानी इन किसी भी सिनेरियो में आपको
आप कुछ भी हो, 1000 से ज्यादा आपको फी नहीं लगने वाला है। तो 1000 रुपए एक नॉमिनल फी है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। एंड आई डोंट थिंक कि पैसे यहां पे मैटर करते हैं, मैटर करता है कि आपका अच्छा कॉलेज में सिलेक्शन होना। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपको ओवरव्यू मिल गया कि 1000 रुपीज तक का आपका हो सकता है, इसी के बीच में कहीं पे होगा, या तो 800 हो सकता है, 350 हो सकता है, या 450 हो सकता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहां पे क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि आप कैसे कैसे एलिजिबल होगे। चलिए देखते हैं। एलिजिबल होने के लिए आपको, एलिजिबिलिटी यहां पे तब होगा जब आप एग्जाम क्लियर करते हो और एक कैंडिडेट को रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आप इस सीट के लिए एलिजिबल हो। तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया डाले जाएंगे, ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन ऑफ यूजी, यानी कि अगर आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास 10+2 का इंटरमीडिएट एग्जाम का सर्टिफिकेशन होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ये रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है। ठीक है, यहां से आपके पेपर सर्टिफिकेशन होना चाहिए। अगर आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी कि अंडर ग्रेजुएट का डिग्री होना चाहिए, तब आप पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यानी 12th के बाद आप यूजी के लिए अप्लाई करते हो और यूजी के बाद आप पीजी के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है, होप इतना सबको पता होगा। देन आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, यानी कि इंडिया का सिटीजन ही इसका बेनिफिट ले सकता है, सभी नहीं ले सकते। ठीक है, एंड विल हैव टू सबमिट द प्रूफ ऑफ पासिंग। ओके, अच्छा एक आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर हमारा तो 26 अप्रैल को पेपर ही होगा, देन हम कहां से लाएंगे हमारे पास पासिंग सर्टिफिकेट। उन्होंने बोला है ना कि आपको पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, यहाँ पे 10+2 का इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट। तो बेसिकली सर इतना जल्दी तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो फिर हम क्या दिखाएंगे वहां पे। तो आपका क्या है ना कि जो इसका क्राइटेरिया रखा जाएगा, यानी कि जब इसके लिए आपकी काउंसलिंग की जाएगी तब तक आपको इंटरनेट पे आया हुआ रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप इंटरनेट वाले शीट को भी लेके आप वहां पे जाके अपीयर हो सकते हो कॉलेज के लिए। ये बात इन्होंने मेंशन की है कि अगर आपका हो सकता है कि 10th 12th का सर्टिफिकेट बन के स्कूल से आने में टाइम लग जाए, बट आप जो इंटरनेट से सर्टिफिकेट है उसके बेसिस पे भी आप वहां काउंसलिंग में बैठ सकते हो। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। सर कैसा रहेगा एग्जाम पैटर्न, तो आइए समझते हैं। एग्जाम पैटर्न, मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका ऑफलाइन होने वाला है, पेन एंड पेपर से आपको देना पड़ेगा एग्जामिनेशन, यानी कि ऑनलाइन नहीं है जो आप चीटिंग कर पाओगे। चीटिंग तो बोलना सही नहीं होगा, लेकिन कई सारे बच्चों को पता होगा कि ऑनलाइन मोड में उनके पास बहुत सारी फ्रीडम मिल जाती है, तो ये ऑफलाइन है तो आपको ज़्यादा फ्रीडम नहीं मिलने वाला। ठीक है, यानी पेन और पेपर से पेपर होने वाला है। आपके 2 घंटे का पेपर होगा, यानी कि ड्यूरेशन 2 आवर्स की रहेगी, और आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, कई बच्चों के दिमाग में ना कन्फ्यूजन है कि सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ना बहुत ईजी होता है, ABC तो लगाना है, कुछ लिखना ही नहीं है। बट ट्रस्ट मी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड में ज्यादातर बच्चे स्टोरी लिख के आते हैं। जैसे हम भी पेपर चेक करते हैं तो पता चलता है ज्यादातर बच्चे स्टोरी लिख के आते हैं, यानी ऊपर के 2 लाइन पता है, नीचे के 2 लाइन पता है, बीच में उन्होंने क्या लिखा है उनको खुद को नहीं पता है। तो ये चलता था सब्जेक्टिव में, और उनको मार्क्स भी मिल जाते थे। अगर 6 मार्क्स का तो 4 मार्क्स मिल भी जाते थे। लेकिन एमसीक्यू के बेसिस में क्या है ना कि आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता होना चाहिए, तभी जाके आप वहां पे पिच कर पाओगे, यानी कि वहां पर टिक कर पाओगे, अदरवाइज आपके मार्क्स गए। और उससे भी अच्छी बात आपको मैं बता देता हूं, अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो आपके 0.25 मार्क्स यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स तो गया, +25 भी गया, यानी कि 1.25 का नुकसान करते हो अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हो तो। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग है तो ये जय माता दी नहीं लगाना है। ठीक है, कि पूरा पेपर कराए 100 का 100 क्वेश्चन कराए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, जितना आता है उतना ही कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना जितना किया है उसके भी मार्क्स चले जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, हर करेक्ट क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा, इनकरेक्ट करने पे 0.25 मार्क्स चले जाएंगे आपके। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें 2 सेक्शन में होगा पेपर। पहले हमने क्या देखा कि आपका पेन और पेपर मोड में होने वाला है, 2 घंटे का पेपर होने वाला है, एमसीक्यू बेसिस पे होने वाला है, 2 सेक्शन होंगे पेपर में, ए और बी। ए और बी क्या है अभी बात करेंगे हम इस पे। 100 मार्क्स के एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, और सही करने पे मिलेंगे आपको 1 मार्क्स और गलत करने पे आपके जाएंगे 0.25 मार्क्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड, इसमें देख लीजिए जो अभी मैं आपसे ए और बी का बात करता, पार्ट ए और पार्ट बी 2 तरह के पेपर मिलेंगे आपको। पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। पार्ट ए में क्या होगा सर, पार्ट ए में होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड एनालिसिस। बेसिकली आपको बताऊं तो DI,
डेटा एनालिसिस भी आएगा। ये टोटल होंगे 25 मार्क्स के। और डोमेन नॉलेज, सर डोमेन नॉलेज क्या होता है? डोमेन नॉलेज वो होता है जैसे कि आपने कॉमर्स से रखा है तो आपका इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बीएसटी, ये आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो कहलाता है उसी को हम डोमेन नॉलेज कहते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज से 75 मार्क्स आने वाले हैं, इससे आपके 25 मार्क्स आने वाले हैं। आपको ये देखना है 75 में तो हर बच्चा अटेम्प्ट करेगा ना, पर तो सभी रहे सीबीएसई, साल भर से सबने पढ़ाई किया 75 के लिए। ये 25 ये होगा मैच का मैन ऑफ द मैच बनाने वाला, यानी कि ये डिसाइड करेगा कि कौन से बच्चे को अच्छा कॉलेज मिलेगा और कौन से बच्चे को नहीं मिलेगा। तो आपको इस पे तो फोकस करना ही करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आपको इसमें भी फोकस करना पड़ेगा, और मैं लास्ट में डिस्कस भी करूंगा कैसे। ठीक है, चलिए, तो आपको क्लियर हो गया होगा पार्ट ए और पार्ट बी होने वाला है। पार्ट ए में इंग्लिश आने वाला। अच्छा, इंग्लिश में पहले मैं बता दूं, इंग्लिश में कोई बहुत टफ नहीं आएगा। अगर मैं सीधा सीधा बोलूं तो नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, इन सब छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे। टिपिकल क्वेश्चन नहीं होगा, आप लास्ट ईयर का पेपर देख लेना या फिर मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। जीए के लिए मैं आपको अभी रिकमेंड करूंगा फिलहाल जितने भी बैंक्स हैं उन बैंक, आरबीआई के बारे में आपने 12th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, या फिर आरबीआई के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज रखिए आप कि आरबीआई क्या है, कब फाउंड हुआ, कौन उसके डायरेक्टर हैं, कौन गवर्नर है आरबीआई का, ये सभी चीजें आपको नॉलेज रखना पड़ेगा। और थोड़ा थोड़ा आप न्यूज देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन क्रिएट हो रहा है। कंपटीशन में वही आगे जाएगा जो अपडेट रहेगा। तो आप थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर रीड करना या न्यूज़ देखना शुरू करोगे तो भी आपका जनरल अवेयरनेस कवर हो जाएगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में से भी ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन सिलेबस बहुत वास्ट है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, चाहे कोई भी टीचर, बड़े से बड़ा टीचर या छोटे से छोटा टीचर, अगर बोलते हैं कि नहीं मुझे इसका सिलेबस पता है कि क्या आने वाला है किसी में, इंग्लिश में या फिर जनरल अवेयरनेस में, तो ट्रस्ट मी ये पूरी तरह से गलत है। किसी को भी सिलेबस का अंदाजा नहीं है। हाँ, हमें एक ओवरव्यू जरूर है कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कंप्लीट सिलेबस बताया ही नहीं गया है। कंपटीशन का यही होता है, कंपटीशन कभी भी अपना पूरा सिलेबस रिलीज नहीं करता है। तो अगर उसने पूरा सिलेबस रिलीज कर दिया तो वो ट्विस्ट कैसे करेगा क्वेश्चन में, यानी क्वेश्चंस को टिपिकल कैसे बनाएगा। इसीलिए कभी भी पूरा सिलेबस रिलीज नहीं करता है। लेकिन हाँ, 80-90% हम गेस कर सकते हैं कि कहां से क्वेश्चन आने वाला है। तो कोई अगर 100% श्योरिटी के साथ बोलता है कि नहीं यही सिलेबस है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी ने अभी तक, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई सिलेबस रिलीज किया ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं है, सभी चीजें बहुत आसान है और बहुत आसानी से हो भी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे टॉपिक पे, क्या है हमारा सीयूसीटी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने जो आपको रिकमेंडेशन किया। पहले मैं उनके रिकमेंडेशन बता देता हूं, जो कि खुद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपको रिकमेंड करता है, वो मैं बता देता हूं कि वो आपसे क्यों करवा रहा है, ये क्या मोटिव है उसका आपसे इतना ज्यादा मेहनत करवाने का, क्या मोटिव है आपको कॉम्पिटिशन में बिठाने का। तो उनका मोटिव मैं समझा देता हूं। मेक द प्रॉपर टाइम शेड्यूल, यानी कि वो चाहते हैं बच्चे एक प्रॉपर टाइम, अभी क्या है 12th के बच्चे ना, आप खुद भी देखना, एक प्रॉब्लम है जो बच्चे हर बार फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि एग्जाम हॉल से बाहर निकलते कि सर 15 मिनट और होता ना तो पूरा पेपर कर जाते, या 20 मिनट और मिलता ना तो पूरा पेपर कर जाते। ये प्रॉब्लम हर एक बच्चे का है, ऑलमोस्ट हर एक बच्चे का है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको टाइम मैनेज करना नहीं आता, उनको स्ट्रैटेजी बनाना नहीं आता कि पेपर को शुरू कहां से करना है, खत्म कहां पे करना है। ठीक है, तो यही सब चीज, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो चाहता है सीयूसीटी कंपटीशन चाहता है बच्चों को सिखाना, इसी के लिए उन्होंने बोला है कि बच्चों को प्रॉपर टाइम शेड्यूल मेंटेन करना आना चाहिए और वो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। क्योंकि क्या है ना, कंपटीशन पेपर है, वहां पे हो सकता है आपको क्वेश्चन आता होगा, लेकिन आप स्लो होगे तो भी आप नहीं कर पाओगे। जैसे अगर वहां पे 100 क्वेश्चन आए हैं, हो सकता है आपको 80 क्वेश्चन उसमें से आते हो, लेकिन आप सिर्फ अटेम्प्ट 40 ही कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको फास्ट होना पड़ेगा। लेट एक्स वाई जेड ऐसे नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, तभी जाके आप इसको अटेन कर पाओगे, अदरवाइज यहीं पे आप रह जाओगे। तो देख रहे हो, पेपर इजी नहीं, पेपर टफ है, सॉरी पेपर टफ नहीं है, लेकिन आपको फास्ट होना पड़ेगा, आपको क्विक होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था, उसने बताया है कि वो आपसे टाइम शेड्यूल मेंटेन करवाना चाहता है। वो चाहता है आप कंप्लीट सिलेबस का नॉलेज रखें, पैटर्न का नॉलेज रखें। आपको वो चाहता है कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लगा के आओ, ठीक है, सैंपल पेपर्स लगा के आओ। और वो चाहता है कि अननेसेसरी बच्चों को फोकस्ड होना है, इसी के लिए अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन से आपको हटना है। कंपटीशन का मतलब ये होता है फुल फोकस। आपका 1 मिनट का फोकस अगर हिल गया ना, तो आपको समझो 1-2 मार्क्स, यानी कि आप कई 100 बच्चों से पीछे आ जाओगे। तो 1 मिनट के लिए भी आपका फोकस नहीं हिलना चाहिए, आपका ऐसा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो वो चाहते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूं, मैं आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी दूंगा। ठीक है, चलिए
आते हैं अगले पे। अब बात करते हैं कट ऑफ कैसे आएगा सर, कैसे डिसाइड होगा कि हम सेलेक्ट हो गए या नहीं सेलेक्ट हुए, और सेलेक्ट हुए हैं तो कौन सा कॉलेज मिलेगा और कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। तो कट ऑफ जो है वो रिलीज किया जाएगा। देखिए कट ऑफ जो है मिनिमम मार्क्स ऑफ द एवरी एग्जाम का मिनिमम मार्क्स निकाला जाएगा और कट ऑफ कैटेगरी वाइज निकाला जाएगा, यानी SC ST का अलग, जनरल का अलग, OBC का अलग, यानी कैटेगरी वाइज में। जैसे आपने बैंकिंग SSC में देखा होगा एक कैटेगरी वाइज होता है, वैसे ही यहाँ पे हर कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकला हुआ। हो सकता है कि जनरल का 65 हो तो OBC का कितना हो जाएगा, OBC का हो सकता है 62 हो जाएगा, SC ST का हो जाएगा यहाँ पे 57 के आसपास हो जाएगा। तो ऐसे कट ऑफ आते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको यहाँ होगा, OBC यहाँ, SC ST यहाँ। तो ये कैटेगरी वाइज आने वाला है कि क्या क्या होगा, ठीक है, कैसे कैसे कट ऑफ होंगे। कट ऑफ जो है आपको कहाँ से पता चलेगा, कट ऑफ जैसे ही रिलीज होगा आपको ऑनलाइन मोड पे CUCT के वेबसाइट पे और CBSE के वेबसाइट पे पता चल जाएगा, यानी कि काफी जगह न्यूज में भी आ जाएगा क्या कट ऑफ क्या है, ठीक है। तो आपको कट ऑफ का टेंशन लेना ही नहीं है, आपको बस अपना तैयारी करते जाओ। अगर अच्छी तैयारी है तो कट ऑफ से आप बहुत ऊपर जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ को आपको समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ कैसे आता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा कट ऑफ के बारे में और भी कुछ डिटेल दी हुई है, बात कर लेते हैं, ठीक है। काउंसलिंग जो है, अच्छा काउंसलिंग क्या होता है, जब आपके कट ऑफ मार्क्स आ गए, आपके मार्क्स आ गए, आपके CBSE का भी मार्क्स आ गया और आपके CUCET का भी मार्क्स आ गया, अब दोनों के मार्क्स आ गए, ठीक है। इसमें 90% आया था और इसमें मानते हैं 80% आया है, ठीक है। तो अब क्या है, आपको ये दोनों ले करके आपका अब काउंसलिंग हुआ, आप जाओगे कॉलेज के पास कि सर मेरा CBSE में 90 आया है, CUCET में 80 आया है, बताइए कौन सा कॉलेज। आप चले जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास, आप जाओगे उनके पास, ये लेके सबमिट करोगे, ठीक है। अब बोलोगे कि सर मेरे पास इतने इतने मार्क्स आए हैं, आप बताओ मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो वो आपको क्या करेंगे, आपके मार्क्स को एनालाइज करेंगे और आपको बोलेंगे ये रहा 10 कॉलेजेस जो आपको मिल सकता है, ठीक है। अब ये जो काउंसलिंग है ये ऑनलाइन भी हो सकता है, जैसे आप DU के पास गए और ये जो अप्लाई किया आपने, आपका ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड इसलिए रखा गया है क्योंकि कोविड को लेकर के, अदरवाइज ये ज्यादा चांस बनता है कि ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। अब जो काउंसलिंग फी है, अच्छा एक चीज और, काउंसलिंग फी जो है और ये प्रोसीजर आपके होगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरा काउंसलिंग फी तो 500 रुपए लगा, किसी ने बोलेगा 700 लगा, किसी ने बोला 100 लगा। काउंसलिंग फी हर यूनिवर्सिटी का अलग हो सकता है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी पे डिफर करेगा। जैसे दिल्ली लेता है, दिल्ली मानते हैं 1000 रुपए लेता है, तो चंडीगढ़ और पंजाब जो है वो ले लेगा आपको 500 रुपए ले लेगा। तो ये हर स्टेट का अपना अपना डिफर करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैटर भी नहीं करता है कितना भी डिफर करेगा, यूनिवर्सिटी के ज्यादा पैसे नहीं होते हैं जो सरकारी यूनिवर्सिटी होती हैं, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा काउंसलिंग सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा, क्योंकि काउंसलिंग सिर्फ उन्हीं बच्चों का होगा जिन्होंने सक्सेसफुली रजिस्टर किया है कैंडिडेट अपने आप को, उन्हीं का काउंसलिंग होगा। यानी पेपर में अगर कोई फेक मेरे जैसे बंदे बैठ जाते हैं जिनको 10th का बस ऐसे ही बैठ गया पेपर देने के लिए, एनालाइज करने के लिए कैसा पेपर आता है, तो उनका काउंसलिंग नहीं होगा। आपको काउंसलिंग के टाइम पे प्रॉपर अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह सब चीज लेके जाने पड़ेंगे, यानी ऑथेंटिक पर्सन का ही होगा, फेक नहीं हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट स्लाइड। चलो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका छूट गया, ये डॉक्यूमेंट का आप लिस्ट बना लेना, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ही चाहिए, ठीक है। जब आप जाओगे वहां पर काउंसलिंग के लिए तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसमें से कुछ भी मिस करेगा तो हो सकता है आपके चक्कर लगे और आपका सीट फुल हो जाए, तो ऐसा मत करो। 10th-12th का सर्टिफिकेट, ठीक है, दोनों ही जाएगा। 10th-12th का मार्कशीट अगर आया होगा तो जाएगा, ठीक है। मार्कशीट आया हो, सर्टिफिकेट अगर नहीं आया होगा तो ये मेरे हिसाब से कंडीशन के ऊपर रहेगा कि अगर सर्टिफिकेट आ गया है तो ले जाइए, नहीं आया तो मार्कशीट लेके जाइए जो इंटरनेट से निकलता है, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको लेके जाना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, अगर ये नहीं ले गए तो आपका ना तो कैटेगरी लगेगा ना कुछ, सब जनरल ट्रीट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप OBC SC ST हो तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लेके जाएं। CUCT के स्कोर कार्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर कार्ड CUCT का आपको लेके जाना पड़ेगा। एडमिशन फॉर्म वहीं मिलेगा, पासपोर्ट साइज फोटो, ये चीजें आपको लेके जानी है। 10th-12th सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, CUCT स्कोर कार्ड, CUCET एडमिशन फॉर्म और पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट आप लिस्ट बना के रखो, ये सब लेके जाना है।